जिस तरीके से दलित वोटर है वो किसी भी पार्टी के लिए अहम होता है और दलित फैक्टर जो था वो लोकसभा चुनाव में इसका बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा। बिल्कुल बिहार के अंदर बड़ा जो है राजनीतिक जो समीकरण है वो गरमाया हुआ है और जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचते हैं उसके बाद में तो और भी ज्यादा भगदड़ अब एनडीए के। इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो तिरंगा यात्रा निकाली क्या इसका फायदा चुनाव में मिल पाएगा, ये पहला सवाल है। और ऐसे में अभी हाल ही में देखा गया कि किस तरीके से राहुल गांधी को रोका जाता है, वो भी क्यों? क्योंकि वे दलित छात्रों से मुलाकात करना चाहते थे। तो यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या बीजेपी की जो नजर वोट बैंक पर है, क्या वो वोट बैंक साध पाएगी? और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बात कही जा रही है कि एनडीए की जो सरकार बनेगी उसमें जो चेहरा सीएम का होगा वो बीजेपी का होगा, लेकिन अभी इस पर नीतीश कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का इस पर बयान भी सामने आया जो ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि हद कर दी बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने, वो तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की रेस में आगे करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब ऐसे में देखा जाए कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा यात्रा ये भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को कितना बढ़ाएगी, और एनडीए की अगर सरकार बनी तो नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, और नीतीश अगर सीएम नहीं रहेंगे तो फिर नीतीश का क्या रुख रहेगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे कुछ सहयोगी मौजूद हैं। और सबसे पहले अगर बात करें तो सिराज भाई हमारे साथ मौजूद है। सिराज भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सिराज भाई, इन दिनों हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी ज्यादा है, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जो पहलगाम में आतंकी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो कहां पर है। और इस बीच बीजेपी तिरंगा यात्रा भी निकालती है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को वो बताती है। लेकिन क्या जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ध्यान में रख के जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, ये जो रैली निकाली गई, क्या इसका जो फायदा है बीजेपी को बिहार चुनाव में मिल पाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है राहुल जी की जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिससे जनता के बीच कहीं ना कहीं इसकी उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा और बताया जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये रैली जो है कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से भी निकाली गई है और चुनाव में इसका भरपूर फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा है और विपक्ष ने बाकायदा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की थी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तमाम जो जवाब है वो भी तलाशने की कोशिश की गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन कर दिया, लेकिन सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा की कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी वो बनाई और तिरंगा यात्रा निकाली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने की भी कोशिश की। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें जो हमेशा से ही कह सकते हैं राजनीतिक लिहाज से काफी ज्यादा अहम रहे हैं। तो अभी बिहार में भी इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2027 के यूपी चुनाव को लेकर अभी से ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जी सिराज भाई, मेरा एक सवाल यहाँ पर वोट बैंक को लेकर भी रहेगा। और बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस ऑपरेशन के जरिए वो जल्दी से जल्दी वोट बैंक भी अपनी तरफ करे। तो क्या यही डर था कि हम देखते हैं कि जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो रोका जाता है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाती है कि वो दलितों के साथ मुलाकात ना करे। तो क्या जो दलित वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की क्या नजर है उस वोट बैंक पर, और क्या डर है कि विपक्ष अगर तेजस्वी यादव का जिक्र कर ले तो कहीं वो वोट बैंक ना निकाल ले या विपक्षी पार्टियां कहीं जो है वोट बैंक अपनी तरफ ना कर लें? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दलित वोटर है वो किसी भी पार्टी के लिए अहम होता है और दलित फैक्टर जो था वो लोकसभा चुनाव में इसका बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा था। क्योंकि विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ ये माहौल बनाने की कह सकते हैं पूरी कोशिश की कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है इसमें बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, दलितों के जो अधिकार हैं उसको छीन लिया जाएगा। और इसमें मैं कहता हूं कि विपक्ष ने बड़ी कामयाबी हासिल की
और इसमें सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। तो मुझे लगता है कि दलित फैक्टर भी है और यही वो बड़ी वजह है कि एनडीए के साथ रहते हुए भी, चाहे वो कह सकते हैं कि जेडीयू हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर हम बात करें चिराग पासवान की, ये लगातार दलितों के कहीं ना कहीं पक्ष में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और आरक्षण जैसे मुद्दों पर, भारत बंद जैसे मुद्दों को लेकर चिराग पासवान ने तो बाकायदा एनडीए पर सवाल खड़े कर दिए थे और भारत बंद का समर्थन किया था। तो दलित जो वोटर है वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं किसी भी पार्टी के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बड़ा प्रभाव जो है देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम सवाल किए गए थे। क्या है वे सवाल और किस तरीके से नीतीश और मोदी को घेरा गया है, ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। कान खोलकर बीजेपी और जेडीयू की सरकार सुन ले, आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया है जो राहुल गांधी जी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। अब याचना नहीं, रण होगा और वो बहुत भीषण होगा। चलेगा संघर्ष आठोयाम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की जय जयकार होगी और हमारी संकल्पना साकार होगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और वोट बैंक की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की कोशिश है वोट बैंक पर, विपक्ष की भी कोशिश है, लेकिन क्या ये जो वोट बैंक है ये बीजेपी आसानी से निकाल पाएगी? लेकिन नीतीश को लेकर भी एक सवाल है। अब्बास भाई भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब्बास भाई, कुछ सवाल हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर भी मसला है। और एक यहाँ पर एक बड़ी खबर आती है कि जो जीतन राम मांझी, उनके एक बेटे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अकेले ही उनकी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएगी। तो ये जो स्थिति को देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है कि वाकई बिहार चुनाव से पहले बहुत कुछ राजनीति के अंदर बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने दो सवाल पूछे कि क्या बिहार के अंदर इस बार जो नीतीश कुमार हैं वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, और क्या जो समीकरण है सीट शेयरिंग को लेकर वो एनडीए के अंदर ठीक ठाक हैं कि नहीं है। तो देखिए, ये सवाल अब से नहीं बल्कि काफी समय से ये सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, और यही वजह है कि चिराग पासवान को सीएम बनाने तक की बात जो है यहाँ पर मनोज तिवारी कह देते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग से संतुष्ट नहीं है। और जीतन राम मांझी कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, इससे पहले जब आपको याद होगा झारखंड का चुनाव हुआ, उनको कोई सीट नहीं दी गई, दिल्ली में चुनाव हुआ, उनको कोई सीट नहीं दी, उन्होंने तब भी चेता दिया था कि झारखंड का, दिल्ली का समीकरण बिहार के अंदर नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर प्रॉपर सम्मानजनक सीटें हमें नहीं दी जाती हैं तो फिर हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। और वहीं नीतीश तो माहिर हैं ही, जब जब चुनाव आता है तब वो साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे में तमाम समीकरण एनडीए के अंदर बन रहे हैं और एनडीए के अंदर बिल्कुल एक भगदड़ है, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे खुद नीतीश कुमार हो, सब में एक अपने आप को सीएम बनाने की होड़ लगी हुई है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जीतन राम मांझी ये बोल चुके हैं कि अगर 20 सीटें भी हमारी आ गई तो जो मुख्यमंत्री है वो हमारी पार्टी से होगा। एक तरफ बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। तो बिल्कुल बिहार के अंदर बड़ा जो है राजनीतिक जो समीकरण है वो गरमाया हुआ है, और जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचते हैं उसके बाद में तो और भी ज्यादा भगदड़ अब एनडीए के अंदर मच गई, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो बिहार के अंदर मजबूत होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत हो रहा है, ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन को कितना फायदा इस चुनाव में मिलता है। लेकिन एक छोटा सा सवाल अब्बास भाई मेरा रहेगा कि अभी हाल ही में हमने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके के हालात होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सीज फायर की जो है वो घोषणा की जाती है, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ये बहुत बड़ा अगर कहा जाए तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, और वो इस बिहार चुनाव में उसको भुनाने की कोशिश करेगी। तो लगता है आपको कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसका जो बड़ा फायदा है, और इसको ध्यान में रखकर जो तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, ये फायदा बीजेपी को बिहार के अंदर मिल पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर कोई बीजेपी का ऑपरेशन नहीं था, ये देश का ऑपरेशन था। और आपको ये भी पता होगा, दर्शकों को पता होगा कि सर्वदलीय बैठक में भरपूर समर्थन विपक्ष ने यहां पर दिया, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। लेकिन जिस तरह से तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है और उसको अपना ऑपरेशन बताकर जो प्रचार करने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता कि बिहार के अंदर इसका कोई फायदा होगा। देखिए, आपको याद होगा नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा था जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया भी नहीं गया था, तब उन्होंने कहा था कि पहलगाम का जो हमला हुआ है इसको आने वाले चुनावों में बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वापस से उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है,
हमारा बदला भी पूरा हो चुका है, लेकिन कम से कम मैं ये उम्मीद करती हूं कि बिहार का चुनाव बिहार के जमीनी मुद्दों पर हो, ना कि उन मुद्दों पर हो जिनका बिहार की जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल ये एक सवाल बीजेपी के ऊपर बनता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी का था जिसको वो बना रही है। और आपको ये भी बताऊं कि एक बैठक यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है जिसमें सिर्फ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया। यह भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या आप देश का जो सेना का क्रेडिट है वो भी खुद ले लेंगे। जहां जहां पर आपको पता होगा, जहां जहां पर क्रेडिट लेने की बात आती है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे नजर दिखाई देते हैं, सबसे आगे दिखाई देते हैं। लेकिन जहां जहां पर जिम्मेदारी लेने की बात में आती है तो सबसे पीछे वो दुबक के रह जाते हैं। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई भी फायदा बीजेपी को बिहार के अंदर मिलेगा, बल्कि मुझे लगता है कि अगर ज्यादा और भी इसका प्रचार किया जाता है तो अब देश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ लेकिन उसके बाद में सीज फायर क्यों हुआ। सीज फायर को लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी सवालों के घेरे में है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी कामयाबी उनको बिहार के चुनाव में मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए अब्बास भाई ने जिक्र एक क्रेडिट का किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं कि क्रेडिट जो है वो चचा ट्रंप लेके चले गए। भारत पाकिस्तान का मामला था और वो अपना यहाँ पर क्या कहा जाए नंबर बटोरने का काम करते नजर आए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया तो उसके बाद हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बौखला जाते हैं और वो कहते हैं कि जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है वो भारत में ना आए, भारत में अपना व्यापार ना बढ़ाए, अपने कामकाज को ना जो है वो आगे सुचारू रूप से रखे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि चचा ट्रंप ने अपनी बात तो रख दी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर अमेरिका के कहने पर कंपनियां नहीं आएंगी तो भारत का पेट नहीं भरेगा। भारत जो कि अगर हम बात करें व्यापार के लिहाज से बहुत बड़ा मार्केट ये कहा जाता है और कई मुल्क ऐसे हैं जो भारत की तरफ देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर फैक्ट्री लगाएं और अपने माल को बेचें। तो चलिए आगे देखना होगा कि बिहार चुनाव में कितना फायदा ऑपरेशन सिंदूर से बीजेपी को मिल पाएगा और क्या विपक्ष यहां पर जो वोटों की राजनीति कर रहा है क्या उसमें उन्हें फायदा दिखता नजर आएगा और क्या विपक्ष को भी बिहार चुनाव में अच्छी खासी सीटें मिल पाएंगी। तेजस्वी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वो पूरा होगा इस साल या नहीं, वे रिजल्ट तय करेंगे। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए, और खास तौर पर मैं बात करूं भारत पाकिस्तान जैसे मामले और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जैसे मामले, उन खबरों पर भी हम अपने चैनल पर तमाम जानकारियां दे रहे हैं, तो उसको भी देखिएगा और इजाजत मुझे दीजिए। नमस्कार।